यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पे भी नारियों का महिलाओं का सम्मान होता है वहां पे खुद देवताओं का निवास होता है, वास होता है। इसी वाक्य को पूरी तरीके से चरितार्थ करते हुए, सार्थक करते हुए हाल ही में हमारी संसद में, भारतीय संसद में, जो भारतीय संसद भी अभी नई बनाई गई है, उसमें जो सबसे पहला बिल पारित किया गया है वो हमारी महिलाओं के लिए पारित किया गया, देश की महिलाओं के लिए पारित किया गया है। इस बिल के पारित होने से हमारे देश की महिलाओं का जो भागीदारी है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो काफी हद तक बढ़ेगी। इस बिल का नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023। तो नमस्कार, मैं हूं कपिल भारद्वाज एंड आज की इस हम वीडियो में बात करेंगे इसी बिल के बारे में, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कहाँ से शुरू होता है, कब कब क्या क्या कदम उठाए गए और इस बिल के अंतर्गत अभी क्या होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इस बिल को 19 सितंबर 2023 को पास किया गया लोकसभा में विद ब्रूट मेजोरिटी। ब्रूट मेजोरिटी मतलब है कि हमारी अभी लोकसभा में जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है हमारे एमपीज की, दैट इज 456। 456 एमपीज हैं, उनमें से 454 ने इसके समर्थन में वोट डाला। ओनली 2 एमपीज ऐसे थे जिन्होंने इस बिल का विरोध किया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मेजोरिटी से इस बिल को पास किया गया। वहीं राज्यसभा में 214 214 एमपीज हैं और उनमें से 214 ने ही, 214 के 214 ने ही इस बिल के समर्थन में अपना वोट डाला। तो 21st सेंचुरी की जो वन ऑफ द बिगेस्ट डिमांड है कि जेंडर इक्वलिटी, उसको ये बिल दर्शाते हुए इतनी ब्रूट मेजोरिटी हमारी संसद में पास हुआ है। ये एक हिस्टोरिक, एक लैंडमार्क बिल साबित होगा। तो अभी हम बात करेंगे इस बिल के तहत, इस बिल में है क्या। इस बिल के अकॉर्डिंग, इस बिल के पारित होने के बाद अब हमारे जितने भी इलेक्टेड पोजीशंस हैं, जितने भी जगह पे इलेक्शंस होते हैं किसी भी पोजीशन के लिए, उन सब पोजीशंस में महिलाओं के लिए 1/3 1/3 और 33% ऑफ सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द वुमेन। 33% सीटें अभी महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इसका मैं आपको एक सिंपल उदाहरण लेके समझाता हूँ। जैसे किसी राज्य में अगर 100 एमएलए हैं तो 100 में से 33 एमएलए, 33 आउट ऑफ 100 एमएलए की जो चुनाव होंगे उन पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं, उन पर पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकते। इन 33 के अलावा भी वो बाकी सीट्स पर भी चुनाव लड़ सकती हैं। तो और इस बिल की एक और खासियत है कि ये बिल और ये जो रिजर्वेशन है इस बिल के अंतर्गत महिलाओं को, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस में भी लागू होता है। इसका मतलब है कि अभी ऑलरेडी हमारी संसद में और ये इलेक्टेड पोजीशंस में बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं। तो सपोज करिए कि 100 में से, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया 100 एमएलए का, उसमें से 20 सीटें बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व्ड हैं। तो उन 20 सीटों में से 1/3 यानी कि लगभग 7 सीटें अब महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। उन 7 सीटों पर बस महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं, बट उसी वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। तो 20 में से जो रिजर्व सीटें किसी कैटेगरी के लिए, किसी वर्ग के लिए, उसमें से 1/3 सीटें उसी वर्ग की महिलाओं के लिए अभी रिजर्व्ड हैं और उन 1/3 सीट के बाहर भी वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो काफी लो है हमारे स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, वो काफी हद तक इम्प्रूव होगा, जिससे कि जो जेंडर इनइक्वालिटी का जो गैप है वो भी कम होगा। तो अभी हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ये कि इसकी जरूरत कहाँ से महसूस हुई, कहाँ से लोगों ने इसको पार्लियामेंट में रखना शुरू किया, कब से किस गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए इस बिल को लेके। आपको जान के सरप्राइज होगा, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये बिल की जो हिस्ट्री है दैट गोज बैक टू 1970s और एटलीस्ट 1990s में इस पर बहुत ही तेजी से काम होना शुरू हुआ था, लेकिन फाइनली ये लगभग 40 साल बाद और 30 to 40 ईयर्स लेटर इसको पारित किया जा सका। तो फाइनली ये बिल पारित हो गया, जो कि पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है। तो हम शुरुआत करते हैं कि ये बिल की जो जो जड़ है वो कहाँ से शुरू होती है। जो सबसे पहला ठोस कदम महिलाओं की इक्वलिटी को लेकर उठाया गया, वो उठाया गया
1970 में, 1970s में, जब यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट मांगी जेंडर इक्वलिटी के ऊपर। तो उस वक्त की सरकार ने एक कमिटी बिठाई टू सर्वे द जेंडर इक्वलिटी इन इलेक्टेड पोजीशंस अक्रॉस द कंट्री। तो उस जो कमीशन की और फिर कमेटी की जो रिपोर्ट आई वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी एज एक्सपेक्टेड, जो कि हमें पहले से पता था। लेकिन उस रिपोर्ट पे कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उस वक्त का जो दौर था 1970s का, वो काफी अनस्टेबल था देश की पॉलिटिक्स को लेके। युद्ध 1971 में युद्ध हो गया था, तो उस दौरान इस बिल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। उसके बाद जो एक और मेन ठोस कदम जो उठाया, वो उठाया श्री राजीव गांधी जी की सरकार ने 1986 में, जब उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी को लेके और जेंडर इक्वालिटी को लेके एक कमिटी खुद से बनाई राजीव गांधी जी की सरकार ने, जिसमें कि ये सर्वे करवाया गया और उनसे रिकमेंडेशंस मांगे कि महिलाओं की जिस इनइक्वालिटी गैप और जेंडर इनइक्वालिटी को घटाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं। तो उस कमिटी ने 1986 के आसपास ही, लगभग 1-2 साल बाद, एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें उन्होंने 350 रिकमेंडेशंस दिए, 350 प्रावधान उन्होंने दिए अप्लाई करने के लिए इंडियन सिस्टम में, ताकि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसका गैप कम किया जा सके। और उसमें से एक रिकमेंडेशन था वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। तो ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की जड़ एक्चुअल में शुरू होती है 1986 के वो कमिटी के सर्वे से। बट फिर से वो दौर अगेन 1990s का काफी इनस्टेबल था पॉलिटिकली, तो उस रिपोर्ट पे कुछ भी काम नहीं हो सका और वो सिर्फ टेबल पे पड़ी रह गई। जो सबसे पहले जो ठोस सबसे पहला जो कदम उठाया गया इस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की तरफ, वो उठाया पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने 1992 में, 1992 में, जब जब उन्होंने इस प्रावधान को पार्शियली इम्प्लीकेट भी कर दिया था। थैंक्स टू नरसिम्हा राव की आज मैं पहले बता दूं किस तरह से पार्शियली उन्होंने इम्प्लीमेंट किया इस बिल को। उन्होंने लोकल बॉडीज में, जो कि हमारे पंचायत राज हैं, म्यूनिसिपैलिटी चुनाव है, उन सब में इस रिजर्वेशन बिल को 1/3 रिजर्वेशन बिल को 1/3 रिप्रेजेंटेशन को लागू भी कर दिया था। उसी का नतीजा है कि आज हमारे जो लोकल बॉडीज हैं उनमें लगभग 2.1 मिलियन, लगभग 21 लाख पद हैं, और उनमें से 1.45 मिलियन, दिस 14.5 लाख पोजीशंस महिलाओं द्वारा भरी हुई हैं। तो लगभग 50% से भी ज्यादा इन पदों पे महिलाएं आज उपस्थित हैं। तो ये हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी की देन है कि आज लोकल बॉडीज में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पुरुषों से भी कहीं ज्यादा है। उसके बाद जो एक और इस दिशा में जो पुरजोर दिया गया वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन को लेके, वो दिया HD देवगौड़ा जी ने 1996 में। उन्होंने इस बिल को रखा और अधिकतर पार्टीज ने उसको सपोर्ट भी किया, लेकिन कुछ पार्टीज ने इसको सपोर्ट नहीं किया, स्पेशली वो पार्टियां जो OBC या फिर जो बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट करती थी, बैकवर्ड नहीं, OBC क्लासेस को रिप्रेजेंट करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये रिजर्वेशन आने से जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी महिलाएं आगे आ जाएंगी, और जो अपर कास्ट की महिलाएं वो ऑलरेडी आगे हैं, और जो OBC वाली महिलाएं जो बीच में पड़ती हैं, ना बहुत हायर कास्ट ना लोअर कास्ट, तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगी। इसलिए उन्होंने इस बिल को सपोर्ट नहीं किया और HD देवगौड़ा जी भी इसको पारित नहीं करा पाए संसद में। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस बिल को 2 बार संसद में रखा और दोनों बार वो विफल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही ज्यादा इस बिल को पारित करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों बार विफल रहे। एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी MP ने उनके हाथ से लेके इस बिल को संसद में फाड़ दिया था। इस तरीके का रवैया हुआ करता था इस बिल को लेके उस वक्त पे। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी बहुत कोशिश की इस बिल को पारित कराने की, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सके। वो सफल हुए भी 2010 में, 2010 में उन्होंने इस बिल को राज्यसभा में पारित करा भी लिया, लेकिन ये कभी भी लोकसभा तक नहीं पहुंच पाया। ये बिल फिर से टेबल पे पड़ा का पड़ा रह गया। 2014 में जब मोदी जी अपना चुनाव पहली बार लड़ रहे थे बीजेपी, तो ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट था उनके दिस चुनाव मैनिफेस्टो का, इलेक्शन मैनिफेस्टो का। और 2019 में भी वही पॉइंट उनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लेके आएंगे, और फाइनली वो
2023 में इस बिल को लेके आए, लोकसभा में पारित हो चुका है विद ब्रूट मेजोरिटी 454 आउट ऑफ 456 एमपीज सपोर्टेड दिस बिल, एंड एज वेल एज राज्यसभा में भी ये पारित हो चुका है जहां पे 100% वोटिंग इसके फेवर में गई है। तो 21st सेंचुरी की जो सबसे बड़ी डिमांड थी जेंडर इक्वलिटी, उसकी तरफ ये सरकार बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर काम कर रही है। इस बिल को पूरे देश को सेलिब्रेट करना चाहिए, इससे कि हमारी महिलाओं का उत्थान होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा हमारे लॉ मेकिंग सिस्टम में, जहां से कि जो भी कानून बनते हैं उनमें हमारी महिलाओं का जोर बढ़ेगा, जिससे कि जो लॉ आएंगे वो जेंडर न्यूट्रल होने के उनके ज्यादा चांसेस होंगे। धन्यवाद। इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं, और इसी तरीके की हम आगे भी और भी वीडियो लाते रहेंगे। इस बिल से भी आगे जो अपडेट होंगी उनको हम आपको बताते रहेंगे, और आपको ये कंटेंट पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने 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 परिवार वालों के साथ, एटलीस्ट अपनी जान पहचान में महिलाओं के साथ, ताकि उनको पता चल सके कि उनके उत्थान के लिए कितने सारे कदम ये सरकार उठा रही है। धन्यवाद।